हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन निकलते समय श्वास मार्ग को बंद कौन कर देता है? एपिग्लॉटिस, कंठ, श्वास नली, श्वसनी। तो दोस्तों, कौन कर देता है बंद कर देता है एपिग्लॉटिस। जो भोजन हमारी श्वास नली में से निकलता है, जब भोजन नली में से श्वास जाता है तो जो श्वसन नली होती है उसको बंद कर देता है। कौन कर देता है? एपिग्लॉटिस। अब आगे देखते हैं कि हमारा भोजन है वो कैसे शरीर में या हमारा श्वसन प्रक्रिया कैसे चलती है। शरीर के अंदर श्वास के रूप में वायु का निःश्वसन एवं उत्श्वसन करने वाले तंत्र श्वसन तंत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत नाल, कंठ, एपिग्लॉटिस, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े आते हैं। ये तंत्र शरीर की भीतर वायु मार्ग का कार्य करते हैं। इनमें एपिग्लॉटिस भोजन निकलते समय श्वास मार्ग को बंद कर लेता है। श्वास नली उपास्थि यानी लचीली हड्डी की बनी होती है। यह है दोस्तों हमारा श्वसन प्रक्रिया। जो श्वसन प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं श्वसन तंत्र में हमारे, वो और एपिग्लॉटिस होता है वो उसका क्या काम होता है, और उसकी जो हड्डी होती है वो लचीली हड्डी यानी उपास्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? रुधिर द्वारा, वायु कुपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा, धमनियों द्वारा। तो फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है दोस्तों वायु कुपिकाओं के द्वारा। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं फेफड़ों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसके बारे में। फेफड़े में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से होता है। कैसे होता है? जो गैसें होती है उसके आदान प्रदान से जो हमारा रुधिर होता है उसका शुद्धिकरण होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश करता है। वयस्क मनुष्य में फेफड़ों में 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं होती है। कुपिकाओं में गैस या आदान प्रदान की क्रिया विसरण के द्वारा होती है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एक वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर कितनी वायु कुपिकाएं पाई जाती है? तो 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है वो कितने पिंडों में विभाजित होता है? वो दोस्तों 3 पिंडों में विभाजित होता है। और बायां फेफड़ा होता है वो कितने? 2 पिंडों में। याद रखना है, दायां फेफड़ा 3 में और बायां फेफड़ा 2 पिंडों के अंदर विभाजित होता है। मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 पिंडों में तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? श्वास नलियां, कंठ, फेफड़े, हृदय। तो जो एम्फीसेमा बीमारी का संबंध होता है वो किससे होता है? वो फेफड़े से होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों ये बीमारी क्या होती है। तो दोस्तों एम्फीसेमा बीमारी का संबंध फेफड़ों से होता है। ये बीमारी अधिक सिगरेट पीने से होती है, जिसमें फेफड़ों की कुपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। अधिक अगर हम सिगरेट पीते हैं, जो फेफड़ों की कुपिकाएं होती है वो क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस या आदान प्रदान की क्रिया प्रभावित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? फ्लूरिया झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, ऑक्सी झिल्ली, क्रेप्स झिल्ली। तो कौन सी झिल्ली होती है दोस्तों फेफड़ों की सुरक्षा के लिए, जिसे सुरक्षा कवच कहा जाता है फेफड़ों का? कौन सी होती है? वो होती है फ्लूरा झिल्ली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा, उपरोक्त सभी। किसके ऑक्सीकरण के कारण या के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है?
तो दोस्तों यहाँ पे होगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा श्वसन कहा जाता है। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन। अब पूछा जा सकता है कि जो श्वसन होता है इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है ऑक्सी और दूसरा होता है अनोक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? यहाँ पे दोस्तों ऑक्सी और अनोक्सी 2 प्रकार की जो हमारी श्वसन क्रिया होती है उसके अंदर यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा का उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ऑक्सी श्वसन में होता है दोस्तों वो होता है 38 एटीपी और अनोक्सी के अंदर होता है 2 एटीपी। आपको याद रखना है ऑक्सी श्वसन। अनोक्सी के बारे में हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं जानकारी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण जारण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन होती है। याद रखना है 38 एटीपी ऑक्सी श्वसन में। एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या जारण अनोक्सी श्वसन कहलाता है। मांसपेशियों में दर्द का कारण संबंधित कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी को भी माना जाता है, क्योंकि वह अनोक्सी श्वसन की क्रिया में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि अनोक्सी श्वसन जब होता है तब कितने एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है? कितनी होती है? 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह तो बात हो गई। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी हमारे? तो ये होगी मांसपेशियों में दर्द। ये पूछा जा सकता है कि अनोक्सी श्वसन के कारण शरीर में कौन सी बीमारी, कौन सा रोग होता है? तो मांसपेशियों में दर्द अनोक्सी जो श्वसन होता है इसी के कारण होता है, क्योंकि ऊर्जा की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु व कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? किण्वन, डायफ्राक्स, कैप्स चक्र, इनमें से कोई नहीं। जब जो अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है वो जीवाणु व कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों किण्वन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। यह भी याद रखना है। शराब का निर्माण किससे होता है? किण्वन क्रिया से। सिरके का निर्माण किण्वन क्रिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है वो कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो दोस्तों वो होती है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है वो कोशिका किस भाग में होती है? एक तो कोशिका द्रव्य में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? ग्लाइकोलिसिस, किण्वन क्रिया, डायफ्राक या वाइटल? जो कौन सी क्रिया होती है उसको ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? ग्लाइकोलिसिस होता है उसको ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। देखते हैं ये क्या होती है दोस्तों। कोशिका द्रव्य ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। इस विखंडन के दौरान 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन होता है तथा यह ऑक्सी तथा अनोक्सी दोनों में होती है, इसलिए इसे ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन का कॉमन स्टेट माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, हृदय, श्वसन नलियां। तो जो क्रेब्स चक्र होता है यह क्रिया किसके अंदर होती है? ये होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम। क्या होता है? क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। इस विखंडन के दौरान 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होता है। यह बात याद रखनी है आपको यहाँ पे।
जो पायरविक अम्ल है इसका विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। और पूछा जा सकता है क्रेब चक्र के दौरान जो पायरविक अम्ल है इसका कार्बन डाई और जल में विखंडन हो जाता है, इस दौरान कितने एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 36 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? जल में, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में, कोलेस्ट्रॉल में या रुधिर में? तो किसमें हो जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ऑक्सीजन के अभाव में जो पायरविक अम्ल है इसका विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, ये बात भी याद रखनी है। लैक्टिक अम्ल होता है उसके जमाव के कारण जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर क्या होता है? दर्द होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये बहुत बार एग्जामों में भी देखा है और जो लाइव क्विज चलते हैं उनके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो वहाँ पे मैंने जब देखा तो वहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा राइट आंसर देने वाले बंदों का ऑप्शन मिला था ऑक्सीजन। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो वो छोड़ी जाती है नाइट्रोजन। कौन सी छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में छोड़ी जाती है श्वसन क्रिया के दौरान। आगे देखते हैं कौन सी गैस कितने प्रतिशत छोड़ी जाती है इसके बारे में। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% ग्रहण की जाती है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% ही छोड़ी जाती है। अब आपको याद रखना है, ग्रहण हो या छोड़ने की बात हो, सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन ही है, 78% इसको ही छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है तथा 16% ही छोड़ी जाती है। ग्रहण तो कितनी कर रहे हैं? 21%। छोड़ कितनी रहे हैं? 16%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वातावरण में भी इतनी ही मात्रा है, कितनी है? 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रहण की जाती है और 4% छोड़ी जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन दे देंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने। और क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सी गैस है जिसको कम मात्रा में ग्रहण करके अधिक मात्रा में श्वसन क्रिया के दौरान छोड़ा जाता है? तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पूछा जा सकता है कौन सी गैस है जिसको अधिक मात्रा में ग्रहण करके कम मात्रा में छोड़ा जाता है? तो वो होगी ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गहरी सांस अगर हम ले रहे हैं तो कितने लीटर गैस हम ग्रहण कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन ए 3.5 लीटर। कितनी होगी? 3.5 लीटर जो गैस है हम अगर गहरी सांस लेते हैं तो ग्रहण करते हैं। अब देख लेते हैं सामान्य जो सांस लेते हैं या गहरी सांस लेते हैं तो कितनी कितनी गैस लेते हैं। गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। 3.5 लीटर गैस एक श्वास के अंदर हम गहरी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास लेते हैं तो ग्रहण करते हैं। इस क्षमता को क्या बोला जाता है? वाइटल क्षमता कहते हैं। सामान्य सांस लेने पर 1.5 यानी 1.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है जिसे टाइडल क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वाइटल, टाइडल या रेसिडुअल क्षमता कहते हैं, किसे कहते हैं? इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेफड़ों में प्रत्येक स्थिति के अंदर 1.5 लीटर गैस हमेशा विद्यमान रहती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फेफड़ों में प्रत्येक स्थिति के अंदर कितनी गैस मौजूद रहती है? तो कितनी रहती है? 1.5 यानी 1.5 लीटर गैस है वो मौजूद रहती है। इस क्षमता को क्या बोला जाता है? रेसिडुअल क्षमता बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास उच्छ्वास। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन होती है उसको तो ग्रहण करना और
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास श्वास कहलाता है। आगे क्या है? श्वसन क्रिया की शुरुआत डायफ्राग्म के क्रियाशील होने से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। श्वसन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? डायफ्राग्म के क्रियाशील होने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ों के अंदर सामान्यतः कितनी गैस रहती है? ये तो आपको पता होगा 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। लेकिन फेफड़े वो कितनी गैस अधिकतम रूप से धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों 5 लीटर। 5 लीटर गैस अधिकतम जो फेफड़े होते हैं वो धारण कर सकते हैं, अधिकतम क्षमता होती है उनकी 5 लीटर गैस वो अपने अंदर ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का हम उत्सर्जन करते हैं, ये मात्रा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो दोस्त हीमोग्लोबिन पर। किस पर? हीमोग्लोबिन पर ये मात्रा होती है वो निर्भर करती है। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। गैसों का विनिमय प्रसारण क्रिया द्वारा होता है। गैसों का जो विनिमय होता है वो प्रसारण क्रिया के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो दोस्तों 2 चक्रों के अंदर पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में 2 चक्रों के अंदर पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब के माध्यम से पूरा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। किसका किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अनुपस्थिति में जो अनोक्सी श्वसन होता है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अपघटन होकर उससे क्या बनता है? तो उससे क्या बनता है दोस्तों? एथिल एल्कोहल तथा जल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट एथिल एल्कोहल तथा जल में अपघटित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? हीमोग्लोबिन के हमारे जो रुधिर है उसमें बिल्कुल उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थित है वो, तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का हमारा रुधिर है वो आदान प्रदान कर सकता है? 2%। कितने प्रतिशत? 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है। अब कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। 2 बातें लिखी गई है। अधिक परिश्रम करने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जिससे थकान महसूस होती है। अब आप अगर काम करोगे, अधिक काम करोगे तो आपको थकान होगी, और वो क्यों होती है? वो होती है लैक्टिक एसिड के निर्माण की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड का सहवन मुख्यतः बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सहवन किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके सभी मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचा दें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।